हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली की इस वीडियो में मैं रवि अभी आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा कि क्यों ड्यूक 125 की जगह यानी केटीएम ड्यूक 125 की जगह आपको MT-15 लेना चाहिए। इन पांचों कारण से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये बाइक वहाँ पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी और आपके लिए ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी हो पाएगी। हमारे पास सबसे पहला जो कारण आता है वो हमारा इंजन होता है, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। किसी भी बाइक में सबसे मेजर यानी सब्जेक्ट मान लीजिए जो होता है वो इंजन ही होता है। यहाँ पे आपको जो इंजन मिलता है ये R15 V3 वाला मिलता है, जो कि 155 सीसी का होता है, और वहाँ पे आपको एक 125 सीसी का इंजन मिलता है। तो इंजन में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हमें मिलता है देखने को, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम 30 सीसी ज़्यादा पावरफुल इंजन को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस इंजन में आपको 18.5 PS का जो पावर मिलता है और 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जबकि वहाँ पे आपको 14.5 PS का पावर मिलता है और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो पावर और टॉर्क फिगर में कहीं वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाती है। आप एक चीज़ जानते होंगे कि केटीएम की बाइक्स उतना ज़्यादा माइलेज नहीं निकाल पाती है। तो वैसे ही अगर आप ड्यूक 125 की तरफ भी जाइएगा तो भी उसका माइलेज उतना ज़्यादा नहीं निकाल पाता है। अगर आप इस बाइक को 80 से अंदर चलाते हैं, यानी 80 के स्पीड को क्रॉस नहीं करते हैं, तो आपको 50 के आसपास या फिर उससे ज़्यादा माइलेज देगी। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे चला रहे हैं। हाईवे पे चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 50 से ऊपर का माइलेज देगी, जो कि ड्यूक का 125 सीसी का बाइक भी आपको डिलीवर नहीं कर पाता है। यानी केटीएम का 125 सीसी का बाइक भी आपको वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर किया रहता है और उसका सिस्टम सेटअप जो है 200 सीसी के आसपास का दिमाग उसका जो है उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर है। तो वो कहीं ना कहीं नहीं दे पाती है वो इंजन उतना मतलब अच्छा होने के बावजूद भी, क्योंकि उस इंजन में भी आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो कि 125 सीसी सेगमेंट में ऑलमोस्ट सिर्फ वही बाइक है जो कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम देता है। जबकि यहाँ पे भी आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है, लेकिन 155.5 सीसी की बाइक से मिलता है। इस बाइक में उस बाइक में इंजन में एडवांटेज जो मेजर एडवांटेज है, जिसको हम लोग सिर्फ बाइक के पर्पज़ से देखते हैं कि बाइक ये भी 155 है वो 125 सीसी है, लेकिन बाइक के इंजन के अंदर क्या क्या है उसको भी तो समझना ज़रूरी है। बेसिकली इसमें VVA जो मिल जाता है ना, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, वो बाइक के परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, क्योंकि 7000 आरपीएम या 6500 आरपीएम के बाद इस बाइक का परफॉर्मेंस एक डिफरेंट लेवल पे चला जाता है, जो कि उन बाइक्स का नहीं जाता है। वहीं पे वो माइलेज में मार खाती है जहाँ की ये माइलेज निकालना शुरू कर देता है। लेकिन पावर हमारा जो हो बढ़ा रहता है, टॉप स्पीड हमारा ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ पे वो बाइक जो है मतलब वहाँ पे वो बाइक पीछे रह जाती है, हम बोल सकते हैं। तो वहीं पे ये बाइक, वहीं पे एक मेजर मतलब मेन पॉइंट समझ लीजिए यही है, यहीं पे ये बाइक आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है। VVA वाला जो सेगमेंट है वो इस बाइक को एक अलग लेवल पे ले जाता है, तो ही ये बाइक मैं आपको बेहतर बोलता हूँ। एक शोरूम प्राइस है। उसके बाद जो आती है सबसे मेजर थी कि आप खरीद लिया, आपने खरीद लिया बाइक का इंजन का जो है कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, 6 गियर ट्रांसमिशन उसमें भी मिलती है, इसमें भी मिलती है। वो 125 का टॉप स्पीड कवर करती है, 140 का इस टॉप स्पीड कवर करती है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सेम की आसपास का ही मिल जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब ये नहीं है कि चीज़ है। जो मेन डिफरेंस मुझे मिलता है VVA का मिलता है, नंबर क्यूबिक कैपेसिटी का मिलता है, यानी सीसी का मिलता है 155 125, ये आपको मेन डिफरेंस मिलता है। तीसरा हमारा डिफरेंस मिलता है केटीएम और यामाहा का। केटीएम एक्सपेंसिव है, यानी कहा जाता है कि जिस चीज़ का एक शोरूम प्राइस ज़्यादा है उसका मेंटेनेंस उसी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे भी वही आपको देखने को मिलेगा, एक शोरूम प्राइस जैसा होगा मेंटेनेंस वैसा ही होगा। लेकिन उसके बाद भी एक मेंटेनेंस का फैक्टर आता है कि केटीएम की बाइक्स की जो भी पार्ट्स हैं, सामान है, वो यामाहा के पार्ट्स सामान से ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, महंगे आते हैं। तो कुछ भी ख़राब वराब होता है ना, तो कहीं ना कहीं केटीएम की बाइक से सस्ते में आपका यामाहा की बाइक बन जाएगी। नंबर ऑफ़ सर्विस सेंटर्स यामाहा की आपको ज़्यादा मिलेगी। इसका सब डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर ये दोनों होता है, तो हर शहर में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा और नज़दीक में ही मिल जाएगा। उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको सर्विस एंड मेंटेनेंस ये भी आपकी एक अच्छे लेवल पे रहती है, और आराम से अगर आप करवाना चाहें तो सर्विस मेंटेनेंस हो जाती है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर मुझे नहीं नज़र आता है। और अगर 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो उसका टायर प्रोफाइल ज़्यादा ही चौड़ा है, जो कि उतना नहीं होना चाहिए। वो भी एक माइलेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप लोअर सीसी में आप ज़्यादा चौड़ा टायर लगा दें, जैसे कि पंजाब में होता है, जिप्सी में बहुत वाइड टायर्स लगाए जाते हैं, तो उसकी माइलेज 5-6 की आ जाती है। बस वही डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि ड्यूक 125 में अगर आपको 150 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं माइलेज पर इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन क्योंकि इसके पास
ऑलमोस्ट पावर है 18.5 PS का, तो इसमें 140 सेक्शन के अगर टायर्स मिलते हैं तो ये इसके सीसी के और जो ओवरऑल इसका जो टॉप स्पीड है 140 तक जाता है, यानी कि इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको ऑलमोस्ट उस सेगमेंट का टायर दिया गया है जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है हमारी हैंडलिंग होती है, क्योंकि उसका वेट भी ज़्यादा है। KTM ड्यूक 125 का वेट यामाहा की इस बाइक से ज़्यादा है। अगर आप इसमें तेल फुल करके रखते हैं तब इसका वेट जो है 140-42 kg के आसपास जाता है, लेकिन अगर आप टैग आधा kg रखते हैं तो 135 kg की, यानी कि इस बाइक को हैंडल करना मतलब पकड़ना और मतलब चलाना वलाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको मतलब एज अ सिटी में यूज़ करना और जिसको हम बोलते हैं ना कि फुर्तीले तरीके से यूज़ करना बाइक को, तो वो चीज़ आप इसमें कर पाते हैं। इवन KTM में भी ये चीज़ कर पाते हैं, हालांकि उसका वेट ज़्यादा फिर भी वो चीज़ हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पावर जो मैंने डिफरेंस बताया 4 PS के आसपास का पावर और टॉर्क जो है 1.9 न्यूटन मीटर के आसपास का जो टॉर्क में जो कमी महसूस होगी, तो कहीं ना कहीं हम जब भी चलते हैं तेज़ी से और जल्दी जल्दी भागते हैं तो वहाँ पे हम जब टॉर्क और पावर जब कम मिलेगा तो आप फुर्तीले होइएगा कैसे? मतलब अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो फुर्तीले क्या रहिएगा? सीधा वही कहानी है। तो वो चीज़ आपको एक ज़्यादा महसूस होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं KTM का उतना ज़्यादा यहाँ तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप 200 सीसी सेगमेंट में आइए ना, हम KTM का तारीफ़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे जो बेहतर है उसको बताना मुझे लगता है कि ठीक है, चलता है इतना, क्योंकि आपका पैसा भी इम्पोर्टेंट है, मनी। तो इसलिए मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग जो है डिज़ाइन के मामले में, अब आ जाता है हमारा डिज़ाइन और कलर, क्योंकि KTM का एक ऑरेंज एक सेगमेंट कलर है जो इसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि मुझे एक फ्रेम चेंज करना चाहिए ताकि आपको बाइक भी थोड़ी दिखे। तो इसका कलर भी अब आइस फ्लू जो ये कलर है ऑरेंज कलर का, आपको जो है डार्क ऑरेंज जो एलॉयल्स मिलते हैं, टैंक वाइट मिलता है, और ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जो कि पहले सिर्फ ब्लैक 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 आता था तो लगता था कि यार थोड़ा तो कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो ये कलर एक अच्छा सा लुक देता है। KTM का ऑरेंज कलर एक ब्रांड सिंबल कलर है, तो भी एक अच्छा सा लुक देता है। हालांकि कुछ ब्लैक सेगमेंट में आना शुरू हुआ है तो आप उसको जज कर सकते हैं। अब कोई तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे हम KTM 125 ड्यूक 125 को तारीफ़ करें। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो एक डिफरेंट ब्रांड अगर आप मार्केट में दिखाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते 200 सीसी में, बस आपको ब्रांड KTM चाहिए, समझ रहे हैं मेरे बात को, तब आप 125 की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ यूज़, क्योंकि आप अगर आप कहीं लॉन्ग टूर पे भी जाते हैं और अगर आपकी बाइक ज़्यादा माइलेज देगी तो आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होता है, सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। अगर आपको लॉन्ग टूर में कोई बाइक ज़्यादा माइलेज दे रही होती है तो आप निश्चिंत रहते हैं कि चलो भाई चलते जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिलती है। एक चीज़ और इसमें मिसिंग है, इसका पीछे वाला ABS। तो अगर सिर्फ फ्रंट चैनल ABS आपको मिलता है 282 mm के डिस्क ब्रेक के साथ, तो वो चीज़ आपको उसमें ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ठीक है, चलता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये नेकेड बाइक है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको 80-90 तक ही चलाइए, 100 तक चलाइए, उससे ज़्यादा मत चलाइए, ठीक है। उससे आपका बाइक का इंजन जो है वो लॉन्ग लाइफ रहेगा। फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालिए और जो 1300 रुपये वाला इंजन ऑयल आता है यामाहा का, वही डालिए। ज़्यादातर सर्विस सेंटर आपके कॉस्ट को कम करने के लिए आप मतलब थोड़ा सा 500-600 वाला इंजन ऑयल डाल देते हैं, जो कि मत डलवाया कीजिए। जो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है 1300 के आसपास का आता है, वही डलवाया कीजिए यामाहा की इन बाइक्स में, या फिर किसी भी इस तरह की बाइक्स में जो शॉर्ट स्टॉक इंजन होती है, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है, लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है, उसमें आप मोटुल का फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल कॉस्टली वाला वही डाला कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। 100 के अंदर अगर आप बाइक चलाइएगा तो आपका बाइक ज़्यादा समय तक स्मूथ चलती रहेगी, मतलब उसका इंजन का वाइब्रेशन लेवल वो ज़्यादा दिन तक कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा। ज़्यादा स्पीड चलाइएगा, 100 ऊपर चलाइएगा, आपका वाइब्रेशन लेवल धीरे 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 कम होते जाएगा। वाइब्रेशन लेवल से याद आया कि अगर आप 125 सीसी की बाइक को 80 के स्पीड में चलाइएगा और 155 सीसी की बाइक को 80 स्पीड में चलाइएगा, जो कि इसमें VVA टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो आपको ये बाइक ज़्यादा मज़ा देगी 80 के स्पीड में KTM ड्यूक 125 के मुकाबले। ये चीज़ आप डेफिनेटली नोट कर लीजिए कि ये बाइक आपको ज़्यादा मज़ा देती है जब आप 80 के स्पीड में चलाते हैं KTM 125 सीसी के मुकाबले। हालांकि ये बाइक आपको लगभग 97 के आसपास की स्पीड थर्ड गियर तक जो है कवर कर लेती है, तो वो चीज़ एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन महसूस होता है कि हाँ भाई चल रही है। तो बाकी इस बाइक में क्या फ़ीचर्स आते हैं, स्पेसिफिकेशन आती है, वो चीज़ आपको पता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मेरी वीडियोस अवेलेबल है MT15 की तरफ के लिए, आप देख सकते हैं। इसमें मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अगर आप फिर भी अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन
करना चाहते हैं मुझसे, तो इंस्टाग्राम का मैं आईडी सामने लिख रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली, इंस्टाग्राम पे सर्च करिए, आपको वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा, मुझे मैसेज करिए।